ये कह रहे हैं भाई साहब, ये महंगाई कितनी बढ़ी हुई है और बता रहे महंगाई किस बात बढ़ी है। महंगाई वेतन से ज्यादा महंगाई, पब्लिक का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। 13,000 रुपए सैलरी है, सिलेंडर 800-900 का है। अब बताओ जिसके 3 आदमी है वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे और क्या बटोरेंगे? क्या बटोरेंगे? है भाजपा सरकार तो भैया भ्रष्ट है। बात पूरी होने दो। रुको रुको, ना 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 ना, जी आगे आओ आगे आओ आगे आओ। क्या नाम है आपका? दौलत राम नाम है मेरा। दौलत राम। हाँ जी। अरे वाह, क्या नाम है। इधर आ जाओ, आई लव यू दौलत। आओ जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। अरे रुको यार दौलत, यहाँ मेरे पास आओ। क्या नाम है? दौलत राम। यार 4 बार बोला करो तो दौलत दौलत अच्छा लगता है। दौलत राम, है जी। दौलत राम, क्या पूछना चाहते हो? महंगाई के बारे में सवाल करते हैं कि महंगाई बहुत हो चुकी है। 2014 के पहले क्या सब कुछ फ्री मिलता था? सब कोई फ्री में था। 2014 के नहीं, वो ये कह रहा है, नहीं वो ये कह रहा है, मैं बात सुनो, नहीं आप कह लीजिए भाई। आप पेट्रोल का दाम कितना था 2014 में? पेट्रोल का दाम कितना था पहले? तो तुम भी बताओ कितना था और आज कितना है? ज्यादा है। कितना परसेंट है? ज्यादा है। कितना परसेंट है? जो पेट्रोल की महंगाई बढ़ी है कांग्रेस के टाइम में 67%, 70%, 80% बढ़ी है। वो बीजेपी की सरकार के टाइम में 15%, 20% बढ़ा है। अब उसका पहले ले लो, गूगल खोल लो। अच्छा ठीक है। दौलत वो ये कह रहे थे कि वो ये कह रहा था कि 13,000 मिलते हैं और इसमें परिवार को चलाने में थोड़ा कष्ट है, थोड़ा नहीं कष्ट है। तो वो ये बात कह रहे थे। नाराज होने की बात नहीं है, बात आपकी भी सही हो सकती है, बात उसकी भी सही हो सकती है, जायज बात है, सुनना चाहिए। सर अगर आप मेहनत करोगे तो पैसे बहुत है, अगर मेहनत नहीं करोगे, घर पे बैठे रहोगे तो पैसे कुछ भी नहीं है। ये बात सही है दौलत तुम्हारी। जी मैं आया। समाजवादी पार्टी। देखिए दरअसल भाई रुको यार, ऐसा ना करो दौलत, वहीं जाओ, अब मेरे साथ थोड़ी ना जाओगे। हाँ जी देखिए प्रतीक जी, व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी का क्या असर होता है ये आम जनता में दिखने लगा है। मेरे भाई बोल रहे थे कि 65 रुपए डीजल पेट्रोल था। मेरे भाई जब कांग्रेस की सरकार थी तो 120 रुपए पर बैरल क्रूड के प्राइस हुआ करते थे और 2024 से 2014 से 24 के बीच में जो एवरेज प्राइस 70 रुपए पर डॉलर है और उसमें 20% की एथेनॉल मिक्सिंग, जहां गन्ना के किसानों को 400 रुपए के पैसे नहीं मिल रहे, 20% की एथेनॉल मिक्सिंग के बाद अगर भाई डीजल पेट्रोल बिकना चाहिए तो 35 रुपए भारत में बिकना चाहिए। आप ये व्हाट्सएप और फेसबुक पे ना जाइए, डेटा पे जाइए, आपको भरमाया जा रहा है, कोई बात नहीं है। रही बात एसआईआर की जहां तक ज्ञानेश जी की बात है, इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र के तीनों पिलर। विधायिका क्या काम कर रही है? अगर ब्यूरोक्रेट्स को ही हर डिसीजन इस गवर्नमेंट में लेना है या देश में ब्यूरोक्रेट्स ही आके ये बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, तो ये विधायिका कहां जाएगी? क्यों आप एमपी एमएलए को चुन रहे हैं? क्यों सर्वदलीय मीटिंग ना बुलाकर, एक साथ ना बैठकर? और रही बात इस बात की कि लोग मर गए ऊपर चले गए हैं, अरे भाई 2025 का भारत है, सॉफ्टवेयर में हमारा देश नंबर 1 है। क्या हम अपने जिला जो जितने भी हमारे परिवार के रजिस्टर हैं, जितने भी हमारे सौदागर हैं, वहां से हम लिंक नहीं कर सकते हमारे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को? परिवार रजिस्टर में हमारे जब भी हमारी जमीन में नाम चढ़ता है, पटवारी हमसे पूछता है जो मृतक आदमी है उसकी एक कॉपी के हम इलेक्शन कमीशन में नहीं भेज सकते। हॉस्पिटल में जो डेथ होती है उसका डेटा हम इलेक्शन कमीशन में नहीं भेज सकते। जो जहां से बर्थ और डेथ के सर्टिफिकेट बनते हैं क्या इलेक्शन कमीशन में नहीं भेज सकते? लेकिन जब विधायिका अपना काम करना बंद कर दे और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये ब्यूरोक्रेट के माध्यम से पॉलिसी को थोपने वाली सरकार है, सुनने वाली सरकार नहीं है। चौधरी साहब, जब वो डेटा मांगा जाता है तो चेक क्रॉस चेक वहीं से किया जाए। जो आप गिना रहे हैं वो चीजें गिना रहे हैं वो भी एसआईआर में फिर इतने इंटेंसिव रिविजन की बात है, जो इंटेंसिव रिविजन की बात आती है। बस अब आ रहे हैं। देखिए 3-4 तरह का डेटा फर्निश्ड होता है। जो पलायन का डेटा उसको माना जा सकता है, डेथ के डेटा को लिंक किया जा सकता है। लेकिन जब विधायिका जो कोई ना बने हुए कानूनों को लागू करने के लिए और अमेंडमेंट के लिए बनी है, वो केवल ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम पे देश को थोपने लगे और बीजेपी की सरकार, ये पता नहीं चलता कि कौन मुख्यमंत्री, कौन चुना जाता है। अगले दिन जिस आदमी का नाम नहीं जानते, इनको पपेट चाहिए, कठपुतली चाहिए, जो भ्रष्टाचार। लोग कर लो बात, एक आम आदमी को जो सबसे पीछे बैठा है उसको यदि चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है तो भी कांग्रेस और अखिलेश यादव जी को दिक्कत हो जाती है। इनके पिताजी, अखिलेश यादव जी के पिताजी ने कह दिया था कि हमारे चीफ मिनिस्टर के बाद हमारा लड़का ही चीफ मिनिस्टर बनेगा, और अब अखिलेश जी कह रहे हैं यदि कहीं हमारी सरकार आई तो हमारा लड़का ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, भाई सुनिएगा, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो विधायक भी नहीं चुने गए,
अपने बेटे को आगे करके उन्होंने आज शपथ दिलवा दी है। कौन सा? ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स की है। अब योगी जी, मोदी जी अपना परिवार नहीं बढ़ाएंगे तो कहां से नेता लेकर आएंगे? और दूसरी बात, अरुण जेटली का बेटा डीजीसीए के अध्यक्ष बनेगा, अमित शाह का बेटा आईसीसी का प्रेसिडेंट बनेगा, मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश एसोसिएशन का महाहरिवंश सिद्धा उसका अध्यक्ष बनेगा, कोई साइकिलिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष बनेगा, और इनके बेटे बनेंगे अध्यक्ष, और हमारे बच्चे करेंगे हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान। डायनेस्टी पॉलिटिक्स। इंदिरा गांधी का पोता बन सकता है कांग्रेस का नेता, हमारा कोई नेता का बच्चा किसी एसोसिएशन का अध्यक्ष भी नहीं बन सकता। क्या बात करते हो? टेकन योर पॉइंट। जी जी। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। क्या बात है। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना क्या आया। बात है भाई। यही हालत अभी समस्त इंडी गठबंधन का हो रहा है। एसआईआर बिहार से ही शुरुआत करती हूँ। सबसे ज्यादा वोटर्स जहां से जिस जगह से कटे उसमें नाम है किशनगंज, जीता कौन? कांग्रेस। एसआईआर जहां सबसे ज्यादा वोटर्स जुड़े वो है अररिया, जीता कौन? कांग्रेस। एसआईआर की प्रक्रिया लेकिन भाजपा के साथ मिली हुई है। अब आते हैं बंगाल पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में पूरे एसआईआर की प्रक्रिया हो गई, कहीं से कोई ना तो मृत्यु की खबर आई और न ही इस बात को इस पैमाने पे ले जाया गया कि दबाव बन रहा है। तो क्या ये दबाव ममता सरकार बना रही है अपने बीएलओस पे दबाव दे करके कि नहीं, जो गलत नाम है उनको कटने नहीं देना है, उनको बचाए रखना है? इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिए। जरूर होना चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल मैं आ गया शर्मा जी रुकिए। पश्चिम बंगाल से जो खबर है वो ये भी है, कुछ खबरें जो आ रही हैं उसमें यह है कि पश्चिम बंगाल की जो सीमा है बांग्लादेश से लगती हुई, उसमें तमाम बांग्लादेशी नागरिक जो हैं देश लौटने की हड़बड़ी में हैं। स्वरूप नगर में हकीमपुर चेक पोस्ट पर सैकड़ों लोग बांग्लादेशी लौटने की कोशिश करते हुए दिखे। भारत के अलग अलग राज्यों में प्रवासी मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे। कई लोगों ने स्वीकार किया कि वो अवैध तरीके से भारत में आए थे। तो ये वहां की जो खबरें हैं वहां आ रही हैं। ऑफकोर्स आप बोला था, समाजवादी बोलना चाह रही कुछ। देखो बड़ा स्पष्ट है। सबसे पहले उस आदमी को ढूंढा, उनको लेके कौन आया? क्या बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी? क्यों हमारी आपने सिक्योरिटी फोर्सेस का मजाक बना रखा? भारतीय जनता पार्टी ने रोजाना घुसपैठिए चिल्लाती है। आपको पता होना चाहिए जनता को, जो जितने भी लोग खड़े हुए हैं, बॉर्डर का 3 किलोमीटर का एरिया सेंट्रल एजेंसीज के पास होता है, स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कोई इंटरवीन नहीं होता। लोगों को बरगलाने की बात करते हैं। दूसरी बात, अगर लोग बाहर जा रहे हैं कम से कम उसको ऐसे डिटेन किया जाएगा, कहां रखा जाएगा, उनकी सूची बनाए, और ये सूची देश के सामने आनी चाहिए। केवल बरगलाने से कुछ नहीं होने वाला। राइट यही चौथे आदमी, 5वें 7वें आदमी थे जिनका हम वेट कर रहे थे। जी धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आदरणीय नीतीश बाबू को पहले तो बहुत बहुत बधाई 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने पर। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या नेता जो भी हैं वो तथ्यों के संग कुछ बात कर रहे थे, वो मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि नीम हकीम खतराए जान, वो कम सूचना जो है ना इसी के कारण वो चिल्ला तो रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता वो खुद फंस गए हैं। इन्होंने पहली बात की क्रूड ऑयल उस समय में इतना था और आज इतना